करते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में मैंने बोला था आपको कि आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा। तो शुरू करता हूँ ब्लॉक वाले केसेस से। देखिए सबसे पहले सिंगल ब्लॉक रखूँगा, वो आपको खैर काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। उसके बाद डबल ब्लॉक केस आएगा, उसके बाद ट्रिपल ब्लॉक केस आएगा जो सबसे कठिन होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये सपोज ग्राउंड है, मतलब हमारी जो आज की हेडिंग है आप ये कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स इन ब्लॉक सिस्टम। आप ऐसे चाहो तो बोल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स इन ब्लॉक्स सिस्टम, राइट। फ्रिक्शन फोर्स इन ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहले आता है वन ब्लॉक, मींस वन ब्लॉक एंड ग्राउंड। तो ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया अ सिंगल ब्लॉक, राइट। इसका मास आप मान लीजिएगा कोई m है सपोज, और रफनेस आप ले लीजिएगा म्यू। ठीक है, जो रफनेस मींस जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है उसको आप ले लीजिएगा कि म्यू है ये। अभी क्या हुआ कि एक एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई करता हूं सपोज यहाँ पे F का, और ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं बोलूंगा कि पहले इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन आएगा। अगर ये एक लिमिट से छोटा है या एक लिमिट से मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये मूव करने लगेगा किसी एक्सेलरेशन से। तो मैं इसको शुरुआत से उठाता हूं, यानी ये F आप मान के चलो कि इट्स अ वेरिएबल फोर्स, राइट बच्चों। ये F मान लीजिए इट्स अ वेरिएबल फोर्स। तो पहले केस में मैं उठाता हूं F फ्रॉम जीरो से कहां तक, आपको मालूम है। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं चेक करता हूं यहां पे, तो मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इधर दिखाई देगा म्यू इंटू एन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मुझे दिखाई देगा म्यू इंटू एन का। ये आप अच्छे से समझदार हो इस समय। तो मैं पहला केस उठा के चलता हूं व्हेन एफ इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा, और लेस देन म्यू एन। ये पूरी कहानी आप जानते हो, बहुत कायदे से मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में। इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि जब जीरो रहेगा तो कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ सरफेस पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे बढ़ने लगेगा वैसे वैसे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा और वो बढ़ने लगेगा इस फोर्स के अकॉर्डिंग। आप याद करो, आपको ग्राफ बनाया था जिसका स्लोप मैंने 45 डिग्री दिया था बना के। खैर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते म्यू एन हो जाएगा। इस पूरे केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक होगा वो कितना आप बोलोगे, इक्वल टू जीरो। तो इस पूरे केस में जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। बिकॉज आप ध्यान दो ये पूरी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की रेंज है जीरो से लेके म्यू एन तक ना। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है हमारा तो एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता। इस कंडीशन में आप क्या क्या चीजें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन में आप दो बातें निकाल सकते हो। पहला, किसी जनरल इंस्टेंट पर फ्रिक्शन की वैल्यू, हर बार देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं कह रहा हूं किसी जनरल टाइम पर या किसी जनरल इंस्टेंट पर आप यहां पे डेवलप होने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दीजिएगा, जो किसके बराबर होगा, हमेशा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 2, यहां पे जब लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करने लगेगा तो उस समय हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेट कांटेक्ट फोर्स। समझिएगा बात को। एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं एट द टाइम ऑफ एफ एस मैक्स, और मान लीजिए हमसे ये पूछा है एफ कॉन्टैक्ट। एट द टाइम ऑफ एफ एस मैक्स सपोज हमसे क्या पूछा है, एफ कॉन्टैक्ट। तो एफ कॉन्टैक्ट अगर मैं यहां से निकालूंगा तो आपको मैं बता चुका था इस बारे में कि मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम उठाऊंगा, और ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम उठाऊंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एक म्यू एन का फोर्स। यहाँ पे फोर्स ये लग ही रहा होगा जो म्यू एन के बराबर होगा। उसके बाद एक मुझे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मिल रहा होगा एन। और बच्चों याद करो
मैंने बोला था जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो होता है म्यू एन और इस एन का रिजल्टेंट। तो आप पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसका नाम मैंने कहा था कभी कभी हम लोग आर भी रख देते हैं, तो मैं फिलहाल इसको आर के नाम से बुलाऊंगा। और इसी मोमेंट पे याद करिएगा हमसे एक चीज और भी पूछी गई थी जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, वो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोगों ने लैम्डा दिया था। तो आपकी जानकारी के लिए या मान के चलिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आर को निकालता हूं तो दिस विल इक्वल टू म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये वेक्टर स्क्वायर प्लस ये वेक्टर स्क्वायर, पाइथागोरस ही एक तरह से। तो दिस विल बी इक्वल टू एन टाइम्स अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आर की वैल्यू। उसके बाद क्या कहानी हुई ये भी देख लो। अगर हमसे tan लैम्डा पूछता तो tan लैम्डा अपन लोग यहाँ पे निकालते परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है म्यू एन और बेस है एन। ये कैलकुलेट करके मैं दे चुका हूं एक्चुअली आपको। तो यहां से आता था tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। इतनी बातें फिलहाल हम इस रुकी हुई बॉडी में एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं केस उठा रहा हूं व्हेन f इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी में जो अब मैं केस 2 उठा रहा हूं वो उठा रहा हूं कि नाउ केस 2 है f इज ग्रेटर देन fs मैक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हो f इज ग्रेटर देन म्यू एन। ठीक है, अब उसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप इधर लगाओगे f, राइट बच्चों, आप इधर लगाओगे f और देखिए ग्राउंड से अभी भी आप बोल सकते हो क्या लग जाएगा, म्यू के इंटू एन। अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू एस बोलते हो ये, तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू के बोलोगे, क्योंकि इस बार बॉडी स्लिप कर रही होगी और ये किसी ए के एक्सेलरेशन से आगे जा रही होगी। तो आप इक्वेशन बना सकते थे एफ माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू, बॉडी का मास m था। ये बहुत आसान केस से मैंने शुरू किया है, तो आप एक्सेलरेशन डाल सकते हो यहाँ पे f माइनस म्यू के टाइम्स एन डिवाइड बाय m, राइट। और एक बार ये काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग गया तो आप चाहे कितना भी फोर्स लगा दीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही काम करेगा, बिकॉज इट्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता है। तो ये तो तब की बात थी जब ये सिस्टम सिंगल ब्लॉक पे हम लोग डील कर रहे थे। अभी मैं लेके आ रहा हूं जब एक के ऊपर एक 2 ब्लॉक्स हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको समझाता हूं। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 2 ब्लॉक मैं आपको दे देता हूं और एक क्वेश्चन फॉर्म में ही समझाऊंगा, यानी केस ऑफ 2 ब्लॉक्स, यहां से पूरा फोकस रखिएगा क्लास पर। पुरानी बातें तो आपको पता ही थी, जो मैं बताया था वही सब एक तरह से मैंने लिखा है। तो केस ऑफ 2 ब्लॉक्स, राइट। केस ऑफ 2 ब्लॉक्स में ध्यान दीजिएगा, यहां मान लो हमारे पास ग्राउंड है, एक ब्लॉक ये पड़ा है और एक ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल पूरा डिजाइन कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझा रहा हूं। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मास आप 4 kg मान लीजिएगा, नीचे वाले का मास आप मान लीजिएगा 5 kg। तो इट इज 4 kg, इट इज ऑफ मास 5 kg, राइट। दोनों के बीच में मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपको मैं बता देता हूं कितना है। अगर हम ग्राउंड और 5 kg ब्लॉक के बीच में देखते हैं तो हमको यहां पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट नजर आता है μ1 इज इक्वल टू 0.3
और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट नजर आता है 0.4। जरा मैं वैल्यू क्रॉस चेक कर लूं, 0.5 है ये रहा। तो ग्राउंड और छोटे ब्लॉक के बीच में, मतलब ग्राउंड और 5 kg ब्लॉक के बीच में आ रहा है 0.3 और दोनों ब्लॉक्स के बीच में आ रहा है 0.5। ठीक, और एक हमको फोर्स दे दिया गया है अपर ब्लॉक में लगता हुआ, जिसकी वैल्यू है 40 न्यूटन। तो अपर ब्लॉक में लगता हुआ एक फोर्स हमको दिया गया जिसकी वैल्यू है 40 न्यूटन, राइट। 40 न्यूटन का एक फोर्स यहां से ऊपर वाले ब्लॉक में लगाया गया। अब जरा इसकी बात आप करिए केस की कि इसमें पूछा क्या गया है। तो अब मैं इसका पूरा सवाल दिखा रहा हूं आपको। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स of 4 kg and 5 kg mass if a force 40 Newton is applied on 4 kg block. Friction coefficient between the respective surfaces are as shown in figure. तो आपको क्या निकालना है? आपको दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, राइट बच्चों। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आपको दोनों ब्लॉक्स के बीच का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या पूछा है इस सवाल में? इस सवाल में पूछा है, इस सवाल में पूछा है find the accelerations of both the blocks, right। हमको दोनों ब्लॉक्स के बीच का एक्सेलरेशन पूछा है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे आपको मैं यहां पे कुछ एक जनरल कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप मान लो कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चलेंगे। भाई देखिए, आपको कहा गया कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताइए। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है दोनों ब्लॉक्स की। ये दोनों ब्लॉक हो सकता है कि भाई साथ साथ चले हैं, और ये भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक किसी A1 A2 के एक्सेलरेशन से अलग अलग चले। मतलब यहाँ पे स्लिपिंग होने लगे तो दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं। और अगर यहाँ स्लिपिंग नहीं होगी तो दोनों के एक्सेलरेशन कॉमन हो जाएंगे, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। पहले मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं इसका, ठीक है, वो पहले सुनना जो मैं बोल रहा हूं। पहले मैं इसका प्रोसेस आपको केवल बोल के समझा रहा हूं, वर्बली समझा रहा हूं। देखिए यहां पे क्या होगा, आप सबसे पहले मान लो कि ये दोनों ब्लॉक बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। आप कहोगे सर उसका फायदा बताइए। उसका फायदा सुनिए, मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं। पहला स्टेप आप क्या सोचोगे, देखिए मैं आपको सोचने के स्टेप बता रहा हूं, करना क्या है वो बात की बात है। मैं आपको कैसे सोचना है पहले ये सिखा रहा हूं, ठीक है। पहले आप ये मान लो कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, ठीक है। मान लो, चले ना चले वो एक अलग बात है, मानने में क्या जाता है। तो पहले मान लो दोनों साथ साथ चलेंगे। अब जैसे ही तुमने माना तो आपको एक बात चेक करनी पड़ेगी कि ये जो म्यूचुअल आपको दिखाई दे रही जहां पर रबिंग हो सकती है, एक 4 और 5 kg के बीच का सरफेस और एक 5 kg और ग्राउंड के बीच का सरफेस, इन दोनों में सबसे पहले तुमको डिजाइन करना पड़ेगा लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो 4 और 5 kg का कांटेक्ट सरफेस आप देख रहे हो, इसमें 4 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन के बारे में कि कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा पेयर में होता है, अकेला फोर्स नहीं होता है। जैसे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सारे पेयर वाइज होते हैं, वैसे ही ये फ्रिक्शन भी पेयर वाइज होता है, राइट। और पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि पहले मान लो दोनों साथ साथ चलेंगे, फिर आपको मैंने सोचने के लिए क्या बोला कि आप यहाँ पे पहले रिस्पेक्टिव फ्रिक्शन फोर्सेस के डायरेक्शन बनाइए। आप कहोगे सर हमको नहीं समझ में आती है कि हम कैसे फ्रिक्शन लगाएं, तो मैं उसका एक तरीका आपको बताता हूं जो कभी आपका सवाल गलत नहीं होने देगा। सबसे पहले उस ब्लॉक में फ्रिक्शन देखो जिसमें फोर्स नहीं लग रहा है। सबसे पहले उस ब्लॉक में फ्रिक्शन का फोर्स देखिए जिसमें फोर्स नहीं लग रहा है। तो अभी कौन सा है, 5 kg है। 5 kg से अगर पूछा जाए कि भाई तुम क्यों चलोगे, 5 kg से अगर पूछा जाए कि तुम क्यों चलोगे, फोर्स तो 4 kg पे लग रहा है, 5 वाले ब्लॉक तुम क्यों चलोगे, इससे पूछा गया। इसने पता है क्या आंसर दिया, इसने कहा सर, बहुत शराफत से बोला बेचारा, इसने कहा सर ठीक है सर, मान लिया कि ये जो 40 न्यूटन का फोर्स है 4 kg में लग रहा है, लेकिन सर पता है ये जो 40 न्यूटन और मेरे ये जो 4 kg और 5 kg जो हमारे बीच का जो म्यूचुअल सरफेस है,
सर यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा ना वो मुझे आगे की तरफ ले जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 4 kg के साथ चलूं, बट चल पाता हूं कि नहीं चल पाता हूं वो एक अलग बात है। अगर आपको स्टेटमेंट ना समझ में आओ तो मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने यहां पे 5 kg ब्लॉक से पूछा, किसी ने कुछ बोल दिया मुझे, सर 5 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन कैसे करेगा, फोर्स तो 4 kg पे लग रहा है। लो वही बात आ गई। तुम लोग ना थोड़ी देर पेशेंस रखा करो, ठीक है? हाँ रोनित, वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखा करो, मुझे बोलने तो दिया करो आगे। तो 5 से पूछा कि भाई तुम क्यों चलोगे, फोर्स तो ऊपर वाले पे लग रहा है। तो 5 ने आंसर दिया कि सर ठीक है 4 ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है, बट सर ये जो आप कॉन्टैक्ट सरफेस देख रहे हो ना, एक सेकेंड, अभी मैं कॉन्टैक्ट सरफेस तुमको जरा और तमीज से दिखाता हूं। अभी बाद में छोटा कर देंगे इसको, ठीक है? अब क्या कह रहा हूं मैं नहीं, ये 5 kg कहेगा। सर ये जो आपको कॉन्टैक्ट सरफेस आप देख रहे हैं ना सर, इस कॉन्टैक्ट सरफेस में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा होगा एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, सर उसके रिएक्शन फोर्स की वजह से मैं आगे की तरफ जाऊंगा। मैं कहूंगा अच्छा इसका मतलब ये है कि तुमको केवल एकमात्र फोर्स जो इस डायरेक्शन में बन रहा होगा उसकी वजह से आगे जाओगे, और ये किसका होगा पता है? ये क्या होगा? ये इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन का रिएक्शन होगा। तो मैं इसको मैं फिलहाल क्या बोल सकता हूं, आप ये मान के चलो कि मैं इसको F1 F2 का नाम फिलहाल दे दे रहा हूं। तो आप ये मान लो कि दिस इज सपोज F1 एंड दिस इज सपोज ऑल्सो इक्वल टू F1। पहले तो ये तुमको समझ में आना चाहिए, पहले तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, देखिए इस पे कोई फोर्स नहीं आ रहा, बट अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो किस फोर्स की वजह से जा सकता है? अपर ब्लॉक में जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसका रिएक्शन आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा। इसकी वजह से ये आगे जा सकता है, जाएगा कि नहीं जाएगा वो एक अलग बात है, बट जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो ये होगा। अब 5 से पूछा गया और भी कोई फ्रिक्शन लगेगा तुम पे, कहेगा हाँ सर ये जो ऊपर वाला फोर्स लगा ना सर, इसकी वजह से मेरी स्लिपिंग टेंडेंसी आगे की तरफ आ जाएगी। तो सर एक फोर्स अभी और लगेगा जो बैक साइड मेरे मोशन को अपोज करेगा। इसने कहा एक फोर्स और लगेगा बैक डायरेक्शन में जो कि मेरे मोशन को अपोज करेगा, ठीक है? और वो होगा, अब यहां तो काफी हौच-पौच मैंने कर दिया, अभी मैं इसको थोड़ा सा वापस लाता हूं उसी के ओरिजिनल साइज पे। ओहो ये तो ये जाने लगा। एक काम करते हैं, मैं आगे करता हूं कैलकुलेशन और इस वाली फिगर में मैं आपको सिस्टम समझा देता हूं। ये बढ़िया है, मैं एक बार फिर से ना फिगर बना दूं। तो ये था 5 kg वाला ब्लॉक, ये है 4 kg वाला ब्लॉक, पीछे मैं सारा खिचड़ी पकाऊंगा फिगर में और यहां तुमको कैलकुलेट कर करके देता जाऊंगा, तो तुम्हारे पास दोनों चीजें बनी रहेंगी। ये 4 kg, ये 5 kg, ये लगा 40 न्यूटन का फोर्स, ठीक है बच्चों? अब आता हूं पीछे वाली स्लाइड पे, यहां पे। तो यहां पे मैंने क्या क्या आपको बोला? यहां पे मैंने आपको बोला कि इसमें फोर्स लग रहा है राइट साइड, इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी इसके ऊपर आगे की तरफ आई, तो यहां फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ F1, तो इसी का रिएक्शन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक में आ जाएगा। और इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये F1 फोर्स दिया 5 kg वाले ब्लॉक ने 4 kg को फ्रिक्शन वाला, तो इसी का रिएक्शन 4 kg वाले ने 5 kg को ये दे दिया। समझ गया मेरी बात? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये F1 5 kg वाले ने 4 kg को दिया फ्रिक्शन फोर्स, और इसी फोर्स का रिएक्शन 4 kg वाले ब्लॉक ने 5 kg वाले ब्लॉक को आगे की तरफ दे दिया सेम मैग्नीट्यूड के बराबर। तो पहले मैं अभी इतना बना रहा हूं, अगली वाली फिगर में ये सही दिमाग चल गया कि भाई आप अलग अलग दिखाओ। ये है F1 और ये है F1, ठीक? अब इस F1 की वजह से ये 5 kg वाले ब्लॉक में स्लिपिंग टेंडेंसी किधर आई? आगे की तरफ। तो एक फ्रिक्शन का फोर्स हमारे इस 5 kg में और लगेगा जो ग्राउंड और 5 kg के बीच में आ रहा होगा, दिस इज F2। मैंने कहा एक फ्रिक्शन का फोर्स और लगेगा ग्राउंड और 5 kg वाले ब्लॉक में, जिसकी वैल्यू होगी F2। तो वो F2 अब मैं दिखाऊंगा यहां आपको पीछे की तरफ।
ये है। और हमारा जो क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन, वो क्या था? वो ये था कि फाइंड द कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस ऑफ both the blocks, calculate the accelerations of both the blocks, दोनों ब्लॉक्स के हमको एक्सेलरेशन चाहिए थे। अब मैं आता हूं आगे की बात पे। मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको ये समझाया था कि भाई सबसे पहले आप मान लो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये कंबाइंड चलेगा, ठीक, क्लियर। उसके बाद आप इसको निकालोगे कि इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। पहले इतना काम कर लेता हूं, अभी मैं F1 F2 की बात आपसे नहीं कर रहा, तो मैं इसके सॉल्यूशन के लिए पहली बात क्या मेंशन कर रहा हूं, लेट कंबाइंड सिस्टम विल मूव, या लेट बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। पहले मैंने मान लिया कि दोनों ब्लॉक एक साथ यहां पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने माना, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये मैंने माना है, ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब हो रहा है नहीं हो रहा वो बाद में पता चलेगा, बट ये मैंने माना कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। और यही स्टेप मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए ये सारी बातें कि आपको सोचना कैसे है, करना कैसे है वो तो मैं कर ही रहा हूं, सोचना कैसे ये आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो पहले मान लो कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो चलो अब जब साथ साथ चलेंगे तो देखिए हमारे सिस्टम बाउंड्री के नाम पे, मैं फिर से पीछे वाली फिगर में आ रहा हूं, सिस्टम बाउंड्री के नाम पे अगर ये साथ साथ चलेंगे बच्चों, तो बताओ सिस्टम बाउंड्री के नाम पे मैं ये बाउंड्री वॉल बना दूंगा यहां पे। अगर साथ साथ चलेगा तो मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम ले सकता हूं। और ये जो अब F1 का एक्शन रिएक्शन पेयर देख रहे हो, ये तो सिस्टम का इंटरनल पार्ट हो गया, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम दिखाओगे तो F1 तो दिखाओगे नहीं, क्या दिखाओगे? केवल F2 जो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है, जो कि ग्राउंड लगा रही है पूरे सिस्टम पे। और 40 न्यूटन का फोर्स जो एक्शन वाला है वो आप दिखाओगे। यानी जब आपने पूरा सिस्टम मान लिया तो कुल मिला के दो फोर्सेस सिस्टम में आपको नजर आए, एक 40 न्यूटन वाला एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स और एक यहां से F2 जो ग्राउंड इसको रिएक्शन फोर्स दे रही थी, ठीक है। तो ये मानोगे ना कि साथ साथ चल रहा है। तो चलो अब मैं आपको अगली फिगर में लेकर आता हूं, मतलब अगले पेज में लेके आता हूं। तो फॉर कंबाइंड मोशन, फॉर कंबाइंड मोशन फॉर कंबाइंड मोशन। अब कंबाइंड मोशन अगर आप लोगों तो भाई टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा 5 + 4 यानी कि कितना? 9 kg। टोटल मास हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9 kg, ठीक है। फिर से सुनो, म्यू आपको यहां पे मैंने दिया था लिख के, वो इधर वैल्यू पड़ी होगी। म्यू है, एक है 0.5 एक है 0.3, यानी ऊपर वाला 0.5 है और इधर वाला 0.3 है। तो ये वाला है तुम्हारा, ये वाला है 0.5 और ये वाला है 0.3। तो ये वाला कोफिशिएंट काम कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मान लेता हूं a। तो कंबाइंड टुगेदर विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a। तो मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा ये समझो। ये आ गई फ्री बॉडी डायग्राम कंबाइंड सिस्टम की, जिसमें कि 40 न्यूटन का फोर्स राइट साइड, Fk का फोर्स लेफ्ट साइड, और यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूं कि लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज टुवर्ड्स राइट। तो आप अगर इसकी इक्वेशन बनाओगे तो आप यहां पे लिखोगे 40 माइनस Fk, 40 माइनस Fk इज इक्वल टू 9 इंटू A। Fk की वैल्यू आप डाल दो,
क्या होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू हो गया 0.3 और एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई एन क्या है। आप mg दिखाओगे यहाँ पे 9g और इसी के ऑपोजिट लग रहा होगा n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 9g, ठीक है, यानी कि 90। तो ये आ गया तुम्हारा 9g इज इक्वल टू 9a, तो दिस इज 40 माइनस ये हो गया 90 27, ठीक है, इज इक्वल टू 9a। यहां से बच्चों मुझे a बताओ कि कितना आ रहा है, यहां से मुझे a बताओ कि कितना आ रहा है। दिख रहा है 13 का गैप है ये, तो a की वैल्यू हो जाएगी 13/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो जब कंबाइंड मोशन करेगा तो उस समय अगर 40 के फोर्स की वजह से, ध्यान से सुनो, अगर 40 के फोर्स की वजह से ये कंबाइंड मोशन करेगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 13/9। रिपीट करता हूं, मैंने कहा जब ये 40 न्यूटन की वजह से अगर कंबाइंड मोशन करेगा, देखिए मैं अगर कह रहा हूं, अगर कंबाइंड मोशन करेगा तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा 13/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब एक काम और चेक करेंगे अपन लोग, इस 13/9 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग मैं चेक करूंगा F1 कितना है, राइट, मैं चेक करूंगा F1 कितना है। देखिए F1 की अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू पे चला जाऊं, बच्चों ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं F1 की अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू पर चला जाऊं, ठीक है, तो आप म्यू इंटू एन ही तो बोलोगे, ठीक है ना, म्यू इंटू एन, एन मतलब यहां से, यही तो बोलोगे आप। तो वो चीज अभी दिमाग में रखिएगा। पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, ये था हमारा स्टेप 1, बेटा ध्यान देना, ये था स्टेप 1, अभी मैं आ रहा हूं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है कैलकुलेशन फॉर F1 विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेलरेशन। तो ये आता है हमारा calculation for F1 with the help of स्मॉल ए। स्मॉल ए वो जो अभी तुमने सॉल्व किया, चलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम उठाना पड़ेगा 4 kg वाले का, या आपकी मर्जी है आप 5 kg वाले का भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि आपको F1 F2 यहां भी दिखाई दे रहा है और F1 यहां भी दिखाई दे रहा है। वो आपकी चॉइस है कि आप 4 kg वाले का FBD बनाते हो या 5 kg वाले का, मैं किसी एक का बनाऊंगा, गॉट इट। तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम डिसाइड कर रहा हूं, मींस बाय FBD of 4 kg ब्लॉक। अब देखिएगा FBD अगर आप 4 kg ब्लॉक का उठाते हो, 4G का हो गया mg और इसका नॉर्मल ऊपर, राइट बच्चों। तो ये हो गया तुम्हारा 4G का mg और इसका नॉर्मल ऊपर, ठीक है। उसके बाद राइट डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स आपको डायरेक्टली दिख रहा है, तो उसके बाद आपको राइट डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स एक दिख रहा है, और आपको लेफ्ट डायरेक्शन में F1 दिख रहा है, और आपको लेफ्ट डायरेक्शन में F1 दिख रहा है, ये बना दिया। और एक्सेलरेशन अगर आपने कंबाइंड सिस्टम मानते हुए A निकाला था, तो यही A तो 4 kg वाले को मिलना होगा ना, तो एक्सेलरेशन के नाम पे अभी भी तुम वही काम करोगे, ये A हो गया। तो इसकी इक्वेशन जब आप बनाओगे, आप लिखोगे 40 माइनस F1 इज इक्वल टू 4A, सिंपल है ना। आप क्या लिखोगे, आप यहां से लिखोगे 40 माइनस F1, आप लिखोगे 40 माइनस F1 इज इक्वल टू 4A, यही तो लिखोगे आप। 40 माइनस F1 इज इक्वल टू MA लिखते हो तो M कितना हो गया 4A,
यहां से आपको F1 सॉल्व करना है, यहां से आपको F1 सॉल्व करना है बच्चों, और अब बताना कितना आता है। यहां से F1 सॉल्व करके मुझे दो कितना आता है, बिकॉज A आपको पता है 13/9। तो ये क्वेश्चन बनेगी 40 माइनस F1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 13/9। तो अब आप मुझे यहां से बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1। करने को मैं भी कर सकता हूं, बट थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा क्योंकि मैं यहां कुछ लिखना चाहता हूं। F1 बताइए। गर्वित खेड़िया 1.2 दे रहे हो क्या आंसर F1 का? 32.24 यश पालीवाल। F1 का आंसर मुझे बताओ कितना आएगा? पॉइंट्स में देना, पॉइंट्स में दो, जितने भी लोग हैं पॉइंट्स में दो, मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं। मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं बेटा यहाँ पे। 34.2 कर देता हूं, ठीक है? हाँ 34.22 है, तो दिस इज 34.22 न्यूटन। न्यूटन आ गया? अरे बिल्कुल आ गया, 34.22 न्यूटन, राइट? 2223 वॉट एवर, कुछ भी ले लो। तो भाई इतने न्यूटन का F1 आया। अब आप जो तुम्हारे पास गिवन सिस्टम है वहां से F1 निकाल के देखिए, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम द गिवन कंडीशन F1 max from the given condition F1 की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब F1 मैक्सिमम कितना हो सकता है वो यहां दिखा रहा हूं। म्यू इंटू एन होता है, और एन अभी बताया आपको 4G है यानी 40। तो दिस इज इक्वल टू म्यू यानी 0.5 इंटू 40 बोले तो 20 न्यूटन। तो भाई ध्यान दो, जब तुमने कंबाइंड मोशन मान के एक्सेलरेशन सॉल्व किया और वो एक्सेलरेशन से F1 तक जब हम पहुंचे तो F1 आ रहा है 32.22 न्यूटन। बट एक्चुअली जो आपको डेटा दिया हुआ है उससे F1 की मैक्सिमम वैल्यू तक मैं पहुंच गया म्यू इंटू एन के अकॉर्डिंग, तो वो मुझे मिल रहा है 20 न्यूटन। तो इसका मतलब कंबाइंड मोशन मानते हुए जो मुझे F1 की वैल्यू दिखाई दे रही थी 34.22, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि F1 तो केवल 20 न्यूटन तक मैक्सिमम जा सकता है, इससे बड़ा तो जा ही नहीं सकता। आपको मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? कंबाइंड मोशन का एक्सेलरेशन मानते हुए मैंने जब F1 को सॉल्व किया तो आया 34.22 न्यूटन, और मैंने फिर जब गिवन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उससे F1 की मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाली तो वो मुझे मिल रही है 20 न्यूटन अकॉर्डिंग टू म्यू इंटू एन। ये मुझे मिल रही है 20 न्यूटन। तो इसका मतलब F1 की मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो F1 तो कभी भी 34.22 न्यूटन तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब जो हम कंबाइंड इंफॉर्मेशन यानी जो कंबाइंड मोशन मान रहे थे हम दोनों ब्लॉक्स का, वो पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत सिंपल सी बात आपसे बोल रहा हूं भाई। कंबाइंड मोशन के लिए एक्सेलरेशन निकाला, उससे F1 पहुंचा, 34.22 आ गई। अब मैंने देखा कि यार F1 मैक्सिमम हो कितना सकता है, जो चीजें दी हैं जरा उससे भी देख लो। तो पता लगा यहां से F1 की मैक्सिमम वैल्यू 20 आ रही। अचानक से मेरे दिमाग में बात आई, अरे यार कंबाइंड एक्सेलरेशन माना तो 34.22 आ रहा है, लेकिन वैसे 20 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू F1 की तो कभी मिल ही नहीं सकती ना आपको। इसका मतलब जो हम कंबाइंड मोशन मान रहे थे वो कंबाइंड मोशन होगा ही नहीं। क्या ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? फटाफट रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पॉइंट समझ में आया?
सर लास्ट बात रिपीट कर दीजिए। हाँ लास्ट बात मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं कंबाइंड मोशन से जो एक्सेलरेशन निकाला था 13/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जब मैंने यहां यूज किया F1 के कैलकुलेशन में फ्री बॉडी डायग्राम 4 kg का बना के, तो देखा जो F1 आ रहा है वो 34.22 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, मैंने यहां तक तो सही था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तुरंत मैंने दूसरा एक काम किया। क्या काम किया कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी यहाँ पे, मैंने वहां से F1 की मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करी। भाई देखे तो मैक्सिमम हो कितना सकता है, तो म्यू इंटू एन, समझ गए ना, F1 की मैक्सिमम वैल्यू, अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन ही तो होता है। तो म्यू है 0.5 और एन की वैल्यू mg, ये पड़ी हुई है, एन की वैल्यू 4g यानी 40, तो 0.5 इंटू 40 यानी कि 20 न्यूटन। तो F1 जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है उससे F1 कितना आ सकता है 20, और कंबाइंड मोशन मान रहे हो तो 34.22 आ सकता है। अबे 20 से बड़ा तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये बात मेरी समझ गए, 20 से बड़ा तो ये वैसे ही नहीं हो सकता, कहानी खत्म हो गई उसकी। तो इसका मतलब जो कंबाइंड मोशन हम यहां लेके चल रहे थे वो कंबाइंड मोशन तो कभी हो ही नहीं रहा होगा, बिकॉज F1 34.22 न्यूटन कभी पहुंच ही नहीं सकता। क्या अब बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब जो चीज आपको यहां पे दी है उसके हिसाब से कंबाइंड मोशन कभी नहीं होगा। यहां जो चीजें आपको यहां दी, जो सिस्टम आपको दिया, उसके अकॉर्डिंगली यहां पे कंबाइंड मोशन कभी भी नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में गई आपके कि नहीं कि सर ये जो दिया है केस, यहां कंबाइंड मोशन नहीं हो सकता। अब एक बार आप इस बात पे जब रिजिड हो गए कि हाँ भाई कंबाइंड मोशन नहीं हो सकता, तब आप इसको बहुत ही इत्मीनान के साथ में सॉल्व कर सकते हो, पूरे इत्मीनान से। तब आप इसको आराम से दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सॉल्व कर सकते हो बाय मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम, बाय मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। समझे? और अब आप आराम से निकाल ले जाओगे कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे। मैं कह रहा हूं अब आप आराम से निकाल ले जाओगे कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो किसका, चाहो तो आप निकाल लो कि 5 kg का, चाहो तो 4 kg का। अब तो सिंपली आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स ही बनाने हैं और कुछ खास नहीं है। अच्छा चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं देखता हूं कौन बता पाता है। यहां तक ये बात तो आपको समझ में आई गई ना कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे। अब बताओ, कैलकुलेट करिएगा बेटा, खाली मत बैठना, कैलकुलेट करिएगा, खाली मत बैठना। भाई अब ये बात तुम समझ गए ना कि स्लिपिंग तो होगी ही होगी, तो स्लिपिंग होगी तो इन्हीं को काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मानते हुए खत्म कर दो कहानी। चलो मैं भी आपकी हेल्प करता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब अगले पेज पर आता हूं, एक बार फिर से यही फिगर आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये सरफेस हो गया, देखते जाओ, मैं भी यहां कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत आंसर आएगा, इससे ज्यादा थोड़ा कुछ होगा। 5 kg, 4 kg, और ये तुम्हारा हो गया 40 न्यूटन। और देखो क्या क्या चीजें लग रही थी, ये हुआ तुम्हारा F1, ये हुआ F1, ये हो जाएगा F2। और सुनना ध्यान से, अब तो अलग अलग दिखा सकते हो ना, इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन A2। अब आप ये दिखा सकते हो ना भाई। आप इस बात पे देखो, बच्चों ने आंसर किया, मुझे आंसर किया। अभी पहले मैं देखता हूं, पहले मैं अभी यहाँ पे आपको आंसर देता हूं निकाल के, उसके बाद मैं चेक करूंगा किसका सही है। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, काम खत्म। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू वही यूज करिएगा क्योंकि आपको अलग अलग तो दी नहीं है। तो अब मैं निकाल रहा हूं बाय 4 kg फ्रॉम 4 kg। मैं इक्वेशन डाल रहा हूं सीधे सीधे, 40 माइनस F1
इज इक्वल टू 4a1, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 40 माइनस म्यू कितना था भाई ऊपर वाले का? ऊपर वाले का म्यू है 0.5 और 0.3, ऊपर वाला म्यू है 0.5, नीचे वाला म्यू है 0.3, यहाँ का म्यू है 0.5, यहाँ का म्यू है 0.3, तो म्यू इंटू एन हो जाएगा तो 0.5। अबे 20 तो निकाल ही चुका हूँ ना, बेकार में इतना अलग से मेहनत करने जा रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a1, तो ये कितना हो गया भाई 24, a1 आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए। 5 kg की बात करोगे फ्रॉम 5 kg ब्लॉक, तो 5 kg में F1 राइट साइड, तो आप लिखोगे F1 माइनस F2 पीछे है दिख रहा होगा आपको, इज इक्वल टू 5a2। अभी F1 20 है और भाई साहब F2 भी मैं आपको सॉल्व करके दे चुका हूं कहीं पे, ये देखो पड़ी है F2 की वैल्यू कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये आया, ये पड़ा हुआ है, ये 0.3 इंटू 90 यानी कि 27 पड़ा हुआ है मेरे पास में। तो दिस इज F2, ये आ गया 9 3 27, ये तो उल्टा हो रहा है, इसका मतलब कुछ एक चीज गड़बड़ है। एक बार इक्वेशन में चेक करूंगा। F1 इसके ए का एक्सेलरेशन तो 5 आ ही जाएगा, बट जो दूसरा वाला है जो दूसरा वाला है इसका मतलब वो तो चलेगा ही नहीं, a2 की वैल्यू 0, जो नीचे वाला ब्लॉक है वो तो चलेगा ही नहीं। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 27 जा सकती है, 0.3 हो गया, 4 और 5 का टोटल नॉर्मल लगेगा, तो लिमिटिंग तो हो गया तुम्हारा बिल्कुल सही है, यहां केवल एक ही ब्लॉक चलेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। समझ गए बात? तो ये बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब इस इक्वेशन से तुम ये कह सकते हो कि a2 इक्वल टू 0, और इसके लिए आप चाहे तो नोट करके एक लिख दो, एक रिमार्क लिख दो, मैं यहां कहीं पे लिख रहा हूं कि a2 विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज द ड्राइविंग फोर्स on 5 kg block will not overcome F2। क्यों? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 20 है, और F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 27। भाई साहब एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है। पहले तो मैं चेक करूंगा मुझे सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या किसी ने 0 दिया है? कोई है? कोई नहीं है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकाल लो तुम लोग यार? रोनित कपूर ने क्या लिखा है? A4 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A5 इज माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन कांट बी नेगेटिव। रोनित तुमने लॉजिक सही लगाया है, बट ये ऐसे इस तरह से आंसरिंग मत करो कि नो एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन कांट बी नेगेटिव। पता है क्या हो रहा होगा? मैं इसकी सिचुएशन दिखाता हूं, पहले तो सिचुएशन बाद में दिखाऊंगा, पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये समझ में आया कि A2 यहाँ पे 0 है? 0 इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जो ड्राइविंग फोर्स था F1
वो इस F2 से छोटा है, F1 की मैक्सिमम वैल्यू F2 से छोटी है। अरे ब्लॉक को चलाने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है F1, 5 kg को चलाने के लिए जो फोर्स काम कर रहा है F1, वो लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है। कहां से चला ले जाएगा ब्लॉक को? ये 27 अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 20 दिखा रहा है, कहां से चला ले जाएगा? एक बहुत बढ़िया सवाल यहां बनता है, मालूम है क्या? ये बनता है कि 40 न्यूटन का फोर्स, मतलब एग्जैक्टली यही सवाल है कि 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन बताइए, साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि ईच सरफेस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है। क्या बेहतरीन सवाल निकल के आया, सुना आपने? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस पूरी गिवन कंडीशन में 40 न्यूटन का एक फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया गया और साथ ही साथ एक्सेलरेशन तो आपको बताना ही है दोनों ब्लॉक्स के, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है क्या कि दोनों सरफेसेस पे जो कंबाइंड सरफेसेस आप देख रहे हो, ये दोनों रिस्पेक्टिव सरफेसेस पे लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इसके आंसर में तुम ये भी लिख सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन तो सर देखिए दोनों ब्लॉक्स के आ गए, जो हमारे पास में ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन था सर A1 वो 5 आ गया, और जो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है A2 वो आ गया 0, ठीक है। और सर बात करते हैं फ्रिक्शन के आंसर की, तो सर F1 की वैल्यू तो 20 है, ये आप देख ही रहे थे। क्या आप में से कोई बता सकता है F2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बिल्कुल अरिन, सही है भाई। जब आप 5 kg के बीडी बनाओगे तो 4 kg का नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो ये 9 kg का नॉर्मल रिएक्शन संभालना होगा ना, तो यह नॉर्मल रिएक्शन जो भी आप लोगे वो 9 kg के अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है भाई। कंप्लीट 5 kg के आप एफबीडी बनाओगे तो आप एक नॉर्मल इधर से नीचे दिखाओगे तो एक नॉर्मल 4 kg भी तो लगा रहा होगा जो अपने वेट के बराबर होगा। तो 5 kg पे लोड कितना आ गया? एक तो इसका खुद का mg और एक इसका खुद का mg ऊपर वाले का, तो टोटल 9 kg के हिसाब से कंसीडर करोगे ना, ठीक। यहां केवल 5 kg को मत देखना, ऊपर ये भी तो बैठा है अपना नॉर्मल देने के लिए, राइट। तो मैं ये जानना चाह रहा था, एक्सेलरेशन तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड और A2 आ गया 0, F2 यहां पे कितना मुझे लिखना चाहिए? कोई ये बताएगा मुझे? बिल्कुल ना 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 ना, ना प्रांजल गुप्ता, लेस देन 20 नहीं है, एग्जैक्टली 20 है। F2 की वैल्यू भी यहां पे 20 है। यही तो खेल है, अरे यही तो खेल है। मैंने क्या कहा था आपसे, ये जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन शो कर रहा होगा, ये लिमिटिंग शो ही नहीं कर रहा होगा। और जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरिएबल होता है, वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जो जनरल कॉमन वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो तो कम ज्यादा हो सकती है ना, और वो हमेशा उस ड्राइविंग फोर्स के बराबर होता है जो बॉडी पे लगाने की, आप बॉडी पे लगाकर अब उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो। समझ गए मेरी बात भाई? जो जनरल फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर ही तो होता है। तो अप्लाइड फोर्स ये हो गया 5 kg पे F1, तो जनरल फ्रिक्शन F2 लगेगा F1 के बराबर, यानी कि 20, ना बड़ा ना छोटा। अब सबसे पहले जो बातें आपसे मैं पूछूं उसके मुझे रिस्पॉन्स करते जाइएगा, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें और बढ़िया बढ़िया निकल के आ गई। पहला, आपको मैंने इस सवाल में जब शुरुआत वाला पार्ट समझाया था कि भाई जैसे 2 ब्लॉक का सिस्टम आपको दिया गया, अभी देखो फोर्स चाहे ऊपर वाले पे लगे चाहे नीचे वाले पे लगे, आपको सोचना ऐसे ही है। तो जब भी 2 ब्लॉक सिस्टम हमने पकड़ा, ठीक है, पहले तो 1 ब्लॉक सिस्टम पकड़ा था और उसमें मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, सब पढ़ा चुका था, वो एक तरह से मैंने आपको दोबारा पढ़ाया था, ठीक है। फिर मैं आपको लेके आया 2 ब्लॉक सिस्टम में, और यहाँ पे मैंने आपको सोचने का तरीका सबसे पहले बताया कि भाई सोचना कैसे है, काम तो बाद में करोगे। तो सोचना कैसे, तो मैंने बोला कि दोनों ब्लॉक को आप मान लो कि ये कंबाइंड चलेंगे, एक साथ चलेंगे किसी एक एक्सेलरेशन से। फिर मैंने कहा कंबाइंड मोशन के हिसाब से आप सबसे पहले ये कॉमन एक्सेलरेशन ए सॉल्व कर लीजिए, 13/9 आया था निकल के। फिर मैंने कहा इसी कॉमन एक्सेलरेशन को यूज करते हुए आप इन दोनों ब्लॉक में से किसी को भी एक को पकड़ लो और ये F1 सॉल्व करो। मैंने ऊपर वाले को पकड़ लिया, F1 सॉल्व किया तो 34.22 न्यूटन आ गया। फिर मैंने सोचा कि भाई जो गिवन डेटा है, सोचा क्या, ये हमारे काम करने का स्टेप ही है, ये लिखा भी हुआ यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर F1 विद द हेल्प ऑफ A, ये हो गया। आप चाहो तो इसको स्टेप 3 बना लो कि नाउ चेक द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ F1, नाउ चेक द
ओरिजिनल क्या, ऐसे कह सकते हो नाउ चेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F1 की वो भाई वो कितना हो सकता है, वो देखा तो 20 हो सकता था अकॉर्डिंग टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि 40, तो वो 20 हो सकता था। तो तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई ये लग रहा है 34.22 लेकिन 20 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, इसका मतलब ये मोशन कंबाइंड तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर मैं अगले पेज पर आया और अगले पेज पर आया तब मैंने इनका एक्सेलरेशन अलग अलग दिखा दिया। यहां भी नहीं पता था कि A2 0 आने वाला है, इसीलिए तो दिखाया था। फिर मैंने सबसे पहले 4 kg को सॉल्व किया BD बना के, भाई 40 माइनस F1 इज इक्वल टू 4A1, तो यहां से A1 आ गया 5, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आया 5 kg का नंबर, मैंने कहा 5 kg के FBD बना दो, तो बस 5 kg के FBD बनाते समय यह ध्यान रखना कि 5 kg के FBD में 4 kg का इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसी के ऊपर रखा हुआ है। अगर आप केवल इसको भी सिस्टम दिखाते हो तो ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन तो दिखाओगे ना, समझ गए मेरी बात। तो इसके ऊपर जब आप FBD बनाओगे तो इसके ऊपर 4 kg का इफेक्ट आप जरूर दिखाओगे, यानी जो भी नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे वो 9 kg के अकॉर्डिंग दिखाओगे, 4 + 5। तो 9 kg का नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से F2 की वैल्यू पीछे कहीं पे हमने सॉल्व करी थी, यहां कहीं पे 9 kg के हिसाब से जब हमने सॉल्व किया था इसको तो 27 आया था F2 मैक्सिमम। तो मैंने कहा मैक्सिमम ही लगा के देख लेते हैं। तो F1 लग रहा है ये माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 5 इंटू A, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 5A। F1 की मैक्सिमम है 20, मैक्सिमम मतलब ये तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया ना, तो F1 काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है तो आपके पास 20 का, F2 काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने मान लिया 27 का, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। अप्लाइड फोर्स से बड़ी फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी ना हो सकती है। अप्लाइड फोर्स जब तक ब्लॉक चलेगा नहीं तब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है फ्रिक्शन, उससे बड़ा थोड़े ना हो जाएगा। कभी ऐसा सुना है आपने कि ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो और वो ब्लॉक आपको खींच के ले गया? नहीं हो सकता, खाली हॉरर मूवीज में दिखाते हैं, ऐसा रियल में नहीं होता। ठीक है, बात समझ गए ना। तो अप्लाइड फोर्स से बड़ा तो हो नहीं सकता फ्रिक्शन, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के बराबर हो सकता है। तो ये इक्वेशन में इसीलिए मैंने A2 को उठा के 0 कर दिया, आंसर माइनस में नहीं लाया। क्यों? क्योंकि ये केस ही इम्पॉसिबल होता है, ये चीज कभी हो ही नहीं सकती। ये 27 तक पहुंचा ही नहीं होगा, इसका मतलब ये 20 पे ही आके रुक गया होगा। तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 5A2 लिखोगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इक्वेशन ही इम्पॉसिबल हो गई ना हमारे लिए। तो ये कहां पे रुकेगा? कि 20 पे रुक जाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 20 था, तो 27 तक पहुंचा ही नहीं होगा, वो 20 पे ही खत्म हो जाएगा। तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 5A2, तो A2 कितना हो गया? 0। तो A1 आ गया 5, A2 आ गया 0। फिर मैंने एक सवाल इसी में और बढ़ा दिया था आपसे, मैंने कहा कि भाई एक्सेलरेशन पूछने के साथ साथ अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि रिस्पेक्टिव सरफेसेस पर आप फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, तो F1 तो ठीक है काइनेटिक है, आप जानते हो 20 आया था, बट F2 की वैल्यू क्या होगी? तो भाई वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगी। ड्राइविंग, क्योंकि चल नहीं रहा है ये, तो ड्राइविंग फोर्स कितना है? 20, तो F2 भी कितना हो गया? 20। अब बताओ, इस सवाल का एक एक स्टेप आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन का एक एक स्टेप आपको समझ में आया? क्योंकि मैंने एक एक बात आपको बताई, ये छोटे से छोटी बात बताई, इवन यहां तक बताई कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले आप यही कंसीडर करिए कि भाई ये साथ में चलेंगे। अगर यहां पे सुनो, अगर यहां पर ये जो 34.22 न्यूटन आया, मान लीजिए बाय चांस ये वैल्यू 20 या 20 से छोटी हो जाती, समझिएगा बात को, ये वैल्यू बाय चांस मान लीजिए 20 या 20 से छोटी हो जाती, तो 100% वहां कंबाइंड मोशन ही होता, कुछ ना हो सकता था। फिर तब दोनों का एक्सेलरेशन साथ निकाल के फिर यही आंसर हो जाता, तब तो यही आंसर हो जाता। कब हो जाता? लेकिन जब ये F1 की वैल्यू 20 या 20 से छोटी हो जाती, उस केस में ये कंबाइंड मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो वैलिड आंसर हो जाता हमारा। बात समझ में आ गई पूरी अब इसकी? चलिए इसी में थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हैं। ट्विस्टिंग मतलब वेरिएशंस कुछ डालता हूं, क्योंकि काम करें और उसमें अगर वेरिएशन ना करें तो फिर बेकार है यार।
अब आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समझिएगा। पहले मैं बनाता हूं। अब आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सेम, बट कंडीशन आपको अपन देगा, अपन 5 kg, 4 kg, 40 न्यूटन, 0.5 and 0.3, 0.5 एंड 0.3। ये तो आप समझ ही गए अगर इनके रफनेस के कांस्टेंट वो हैं कोफिशिएंट्स, ठीक। ना 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 ना, यही तो मुझे बदलने थे, ओहो हो, यही तो मुझे बदलने थे। ये मैं रिपीट कर दिया तो फिर सारे आंसर वही हो जाएंगे। अब आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। μ1 यानी कि जो ऊपर वाला है वो आप लेके चलोगे 0.8 और नीचे वाला है 0.1। क्या आप मुझे निकाल के दिखा सकते हैं दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस? क्या आप मुझे दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस निकाल के दिखा सकते हैं? देखिए, काम बिल्कुल वैसे ही करना है, बात को समझो, काम बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले कंबाइंड मोशन मान लीजिए आप, और फिर वहां से बीच का रिएक्शन, बीच का फ्रिक्शन सॉल्व करना, फिर मैक्स चेक कर लेना। बहुत सही रोनित कपूर सर, वेट फॉर 3 मिनट्स। अच्छा जी, ये बात, ये लो, कर रहा हूं वेट। तुम भी क्या बेटा याद रखोगे? लेकिन 3 मिनट के पहले ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। भाई मेरे बताए स्टेप याद रखना, कभी गलत नहीं होंगे सवाल। पहला क्या है? कंबाइंड मोशन, और यहां से करना कंबाइंड मोशन के लिए सिस्टम का एक्सेलरेशन, पहले ये कैलकुलेट करना, ठीक। उसके बाद बीच में जो म्यूचुअली फ्रिक्शन के फोर्सेस अप्लाई कर गए, मतलब ये F1, ये F1, ये F2। दूसरा काम करना, कैलकुलेशन फॉर F1 with the help of A, यानी कि ये वाला जो A आपने कहा था, इसके हेल्प से ये तीसरा, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ F1 बाय गिवन इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए था मुझको। बाय गिवन इंफॉर्मेशन। 3 तुम्हारे मेन स्टेप है, ठीक। 3 तुम्हारे मेन स्टेप है। उसके बाद अगर ये F1 इसके बराबर है या छोटा है
तो कंबाइंड चलेगा, नहीं तो भाई अलग अलग फाइंड कर लो फ्री बॉडी डायग्राम बना के। किसी ने आंसर दिया मुझे, अरिन सर सेकेंड डज नॉट मूव एंड A1 इज इक्वल टू 2। ओके, देखता हूं। गलत आंसर है, फिर से अटेम्प्ट करो। बेटा गलत कर गए हो आप। सार्थक साहू आपने भी बेटा गलत निकाला है। ना ना, प्रांजल गुप्ता, तीन मिनट 41 सेकेंड और फ्रैक्शन में आया 0.9। रोनित कपूर, तुम्हारी बात खरी नहीं उतरी। चलिए देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले कंबाइंड मोशन मान लो भाई, ठीक है। तो जब आप कंबाइंड मोशन मानोगे तो क्या करोगे, मैं सीधे इक्वेशन बना रहा हूं फॉर कंबाइंड मोशन। तो आप लिखोगे 40 माइनस, देखो भाई 40 का अप्लाइड फोर्स तो 40, अब ये तो इंटरनल में खत्म हो जाएगा जब मैं सिस्टम बाउंड्री बनाऊंगा ना, ये तो इंटरनल में खत्म हो जाएगा, क्या आएगा F2। तो 40 माइनस F2, ठीक है। 40 माइनस F2 इज इक्वल टू 9A। कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये जो A का जिक्र किया मैंने वो वहां ले आया। F2 की वैल्यू आप लिखते हो म्यू इंटू एन, म्यू है तुम्हारा 0.1, एन है 9G, ठीक। तो दिस इज 40 माइनस 0.1 इंटू 9G इज इक्वल टू 9A। तो ये 9 ही बचेगा एक तरह से, तो ये हो गया तुम्हारा 31 इज इक्वल टू 9A। तो A इज इक्वल टू आता है 31 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 9G हट गया, 9 बचा, 31 हो गया, 9A हो गया, A की वैल्यू आ गई, यस बिल्कुल परफेक्ट आया ये 31/9। अब 31/9 के अकॉर्डिंगली सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया, अब आया सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F1 विद द हेल्प ऑफ A। तो ये जो A निकाला है उससे F1 निकालिए। तो मैं 4 kg की FVD बनाऊंगा और वो डायरेक्ट ही लिखूंगा। तो 40 माइनस F1 इज इक्वल टू 4A। तो 40 माइनस F1 इज इक्वल टू 4 इंटू 31/9, ठीक है। 4 इंटू 31/9। आप एक काम मेरा छोटा सा ये कर दीजिए कि आप मुझे यहां से F1 की सही वैल्यू निकाल के दीजिए। ये आया पलक सिंह, तुम्हारा आंसर एकदम सही है, एकदम परफेक्ट आंसर है 3.44। अरे वही चलेगा 3.36 मैनेज है, कोई दिक्कत नहीं, साथ में चलेंगे दोनों ब्लॉक्स। F1 की वैल्यू बताओ जरा पलक, कितनी निकाली तुमने? $26.2। अब मैं डेसिमल के सेकंड प्लेस तक नहीं जाने का, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक मैं नहीं जाने वाला। F1 A की हेल्प से जब हमने F1 सॉल्व किया तो आया 26.2। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ आ गए, मतलब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब नंबर आता है तीसरे स्टेप का, ठीक है। अब नंबर आता है थर्ड स्टेप का। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ F1 बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। आइए म्यू इंटू एन लगाइए, क्या दिक्कत है। F1
नाउ F1 इज इक्वल टू म्यू, अबे म्यू तो 0.8 है, ये F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन वानी 4z आया। ठीक भाई साहब 32 न्यूटन निकल के आ गया, और कंबाइंड मोशन से जो F1 निकल के आ रहा है 26 आ रहा है। इसको F1 लिखना शोभा नहीं देगा, तो इसको आप लिखिएगा F1 मैक्स, म्यूएन लगा रहे हो ना, इसको F1 मैक्स लिखो। भाई साहब मैक्सिमम 32 आ रहा है और तुमने सॉल्व करके कंबाइंड इंफॉर्मेशन से 26.2 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पे केस जो हम लेके चल रहे हैं ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कंबाइंड मोशन से आ रहा है 26.2 जो कि लिमिटिंग वैल्यू से छोटा है, जनरल फ्रिक्शन है, लिमिटिंग वैल्यू से छोटा है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कंबाइंड मोशन करेगा। पहले वाले केस की याद करो, पहले वाले केस की बात याद करो, 34.22 आया था, 20 से बड़ा था, 34.22 आया था, 20 से बड़ा था। बाद वाले केस की बात याद करो, 26.2 आया है जो कि 32 यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से छोटा है। तो आप कह सकते हो कि ये साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन निकाला हमने 31/9, यही तुम्हारा आंसर है। जो हमने एक्सेलरेशन निकाला 31/9, भाई साहब यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक बात का जवाब अब और दो, एक बात का जवाब और दो। अगर मान लो इसी में मैं एक लाइन ऐड कर देता कि भाई व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन ऑन बोथ सरफेसेस, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शंस ऑन बोथ सरफेसेस, मतलब F1 और F2 की इस केस के हिसाब से वैल्यूज जरा लिख के बताइए कितनी है। देखता हूं, ये जो गिवन कंडीशन सब तुम्हारे सामने निकल के आई, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको। यहां पे अब आप लोग कृपया मुझको F1 और F2 की वैल्यूज सॉल्व करके दें। तो ये आप मुझे बताओगे सर F1 इज इक्वल टू ये, और सर देखिए F2 इज इक्वल टू ये, तो ये मतलब वैल्यूज किसी ने तो दी होंगी। हाँ रोनित, तुम्हारा आंसर सही हो गया बेटा। अब मुझे F1 और F2 की वैल्यूज बताइए कितनी कितनी आई हैं। अभी सब कुछ सामने पड़ा हुआ तुम्हारे। अर्चित जायसवाल ने F1 दे दिया, हाँ बिल्कुल सही है, वो तो निकला रखा हुआ है। यह आया 26.2, 4.2 कुछ भी ले लो, थोड़ा बहुत चलेगा। तो F1 आ गया 26.2 न्यूटन। F2 बताओ, F2 बताओ। एक सेकेंड अर्चित, F1 मोर देन 26.44 क्या होता है? पगले हो क्या? F1 मोर देन 26.44 या 2 क्यों लिखे हुए? तो मोर देन का क्या मतलब है भाई? अबे F1 जितना लग रहा है तो उतना ही तो लगेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। पापा आ गए उसके, बढ़ा गए। हद मचाए यार तुम लोग, इतना समझाते हैं लेकिन कभी कभी तुम लोग ऐसी गलती करते हो, मन करता है बस घर आऊं, एक कप चाय पीऊं और हचक दूं तुमको। अर्चित मेरी बात समझ रहे हो बेटा? मोर देन 26.44 नहीं होगा मुन्ना, ये निकाले हो जितना बस इतना ही होगा यार। कहां से बढ़ जाएगा, कहां से बढ़ जाएगा बताओ? प्रांजुल वाजपेयी 26.2 और F2 4.4, हाँ ये सही है। 4.4 चेक कर सकते हो एक बार चाहो तो आप। F2 जब आप चेक करोगे तो सिस्टम का मास आप 9 kg मानोगे ना, तो 9 kg के हिसाब से 9g हो गया उसका mg, और 0.1 है कुछ और आएगा। अरे तुम लोग यार पता नहीं क्या करते हो, हम खुद ही सॉल्व कर दे रहे हैं। पता है ऐसा लगता है कभी कभी जैसे हमें गलती हो गई कि तुमसे पूछ लिया। तो ये हो जाएगा म्यू, म्यू यानी हो गया 0.1,
और इंटू एन, एन में मैंने बोला था कि 5 kg को ऊपर चढ़ के बैठा हुआ 4 kg, तो आप इसको पूरा दिखाओगे 9g, 9g मतलब g को 10 ले लो तो हो गया 90। तो ये भाई साहब सिंपल वैल्यू आ रही 9 न्यूटन। पता नहीं तुम लोग क्यों इतना परेशान रहते हो। निष्ठा चौधरी ने सही बताया, शिवांश निगम ने सही बताया, रोनित कपूर ने सही बताया, अक्षत मिश्रा सही है, यश पालीवाल भी सही है। निष्ठा चौधरी, अरे तुमने पहले गलत भी बताया था, गंदी लड़की। बाकी किसी ने मुझे 9 नहीं दिया। ठीक, सही है। अच्छा जी, अब अगर मान लो मैंने कहा अब मैं केस को थोड़ा सा बदल रहा हूं, समझ गए ना, मैं केस को थोड़ा सा बदलता हूं। अब आपको क्या दे रहा हूं ये देखिएगा। अभी 2 ब्लॉक में ही हूं, कुछ नया नहीं है 2 ब्लॉक सिस्टम ही। अब इस पे मैं 2 ब्लॉक फिर से रख रहा हूं। ठीक है, एक का मास है 5 kg, एक का मास है 8 kg। फाइव और 8 के बीच में रफनेस है 0.4। 5 और 8 के बीच में रफनेस है 0.4। F लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे, इस पे रफनेस ही नहीं दिया आपको। ठीक है, 8 kg और ग्राउंड के बीच में आपको रफनेस दी ही नहीं है। सवाल सुनिएगा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स which can be applied to 8 kg block so that both the blocks move together। ठीक है, both the blocks move together। अभी देखिएगा, आपसे ट्विस्टिंग करेंगे सवाल में ये लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम value of F for combined motion, find the maximum value of F for combined motion if, वाह if आ गया। if में आपको A पार्ट में ये कहा गया है, आपको ए पार्ट में ये कहा गया है इफ द बॉटम सरफेस, मुझे पूरा लिखना पड़ जाएगा नहीं तो पहले मैं इतना लिखता हूं, इफ द बॉटम सरफेस इज ए पार्ट फ्रिक्शनलेस ठीक है, और बी पार्ट में कह रहा है हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू 0.3, हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू 0.3। 2 केसेस दिए हैं आपको। केस क्या पूछा गया है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ बताना है। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ बताना है ताकि यहाँ पे जो भी मोशन हो कंबाइंड मोशन हो, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम आए, अलग अलग नहीं लाने हैं, सेम लाने हैं। और आपको कंडीशन क्या दी है कि पहले केस में जो बॉटम वाला सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस होगा, दूसरे केस में बॉटम सरफेस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया है 0.3। दोनों ही केस में आपको
निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ। और मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं, मैं आपको हमेशा, हाँ पहला आया अनुष्का गुप्ता, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अरे क्वेश्चन मार्क ना लगाया करो, एकदम परफेक्ट आंसर है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला तो बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी। पहला वाला बहुत आसान है। देखिए पहला पार्ट में करके देता हूं, आंसर आ गया, इसका मतलब इतनी देर ही बहुत थी इस सवाल के लिए। अगर मैं कंबाइंड मोशन कराता हूं तो मैं 8 + 5 13 kg का एक तो मास मानूंगा, ठीक है ना। अगर मैं कंबाइंड मोशन कराता हूं तो मैं 8 + 5 = 13 kg का मास मानूंगा। और तुम बेटा ध्यान दो, पहले केस में नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, तो F = ma हो जाएगा सीधे सीधे। तो फॉर कंबाइंड सिस्टम आप लगाओगे F = 13 × a, तो जो एक्सेलरेशन आया वो आया F/13। और ये मेरे बताए हुए स्टेप को भी मैच करा रहा है। मैंने बोला था ना पहले कंबाइंड ही मान लिया करो, और यहाँ तो कंबाइंड चला नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, ठीक। अब आप बनाओगे 5 kg की FVD अंडर दिस कंडीशन, मतलब इस एक्सेलरेशन को लेते हुए। तो अब आप करोगे बाय FVD ऑफ 5 kg ब्लॉक। क्या क्या कर सकते हैं भाई? अब देखिए 5 kg ब्लॉक में ड्राइविंग फोर्स कहां से आएगा ये देखना है ना तुमको। तो आपको यहाँ पे रफनेस दी गई है ना, आपको यहाँ पे रफनेस दी गई ना 0.4, आप इसी रफनेस का फायदा उठाओ। क्या हुआ कि जब नीचे वाले ऊपर वाले को ऐसे रोक लो, नीचे वाले को खींच रहे हो तो नीचे वाला आगे स्लिप करेगा, तो नीचे वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन आएगा पीछे, ये F1 बोल दो इसको। तो ऊपर वाले ब्लॉक में किधर आ जाएगा? आगे। समझ गए ना? ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आया। नीचे पे फोर्स लगा रहे हो, ऊपर को पकड़ लो, नीचे पे फोर्स लगा रहे हो तो नीचे वाला ऐसे आगे स्लिप होगा, तो नीचे वाले के अपर सरफेस में फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, तो ऊपर वाले के लोअर सरफेस में आगे आ जाएगा। भाई एक्शन रिएक्शन ही तो होते हैं, कहीं अलग से थोड़े ना आएगा, ठीक। तो आप इसके वीडियो बना सकते हैं आराम से। तो ये हो गया तुम्हारा F1 राइट साइड, ठीक है। और क्या दिखाओगे? एक्सेलरेशन। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया तुम्हारा 5G, बस। और तो कोई ड्राइविंग फोर्स इसके लिए है भी नहीं। और एक्सेलरेशन आप सीधे सीधे दिखा सकते हो कि सर इतना लगेगा ए, तो बड़े ही आराम से आप बना दो F1 = ma, क्योंकि कोई पीछे की तरफ फोर्स तो है नहीं। तो आप सीधे सीधे क्या दिखा दोगे भाई? आप सीधे सीधे दिखा दोगे F1 = ma, यानी कि 5 × a। तो यहाँ से तुम्हारा F1 निकल के आएगा 5, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही तो मैं नीचे लाता हूँ इस कैलकुलेशन को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा F1 = 5 × a कहाँ गया? ये F/13। F1 = 5 × F/13। बात समझ गए? अब इसको आप चेक कर सकते हो F1 लग कितना सकता है ना। F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सिंस मैक्स वैल्यू ऑफ F1, सिंस मैक्स वैल्यू ऑफ F1 कितना लिखोगे भाई? बल्कि F1 मैक्स लिखो इसको। मैक्स वैल्यू ऑफ F1 मीन्स F1 मैक्स = म्यू, यानी कि 0.4 × n, यानी कि 5G
ये पढ़ा है, n इज इक्वल टू 5g, समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा 20 implies F1 max इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 5F/13। आप इक्वल कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, 20 इज इक्वल टू 5F/13। तो ये यहाँ से F आप बड़े ही इत्मीनान के साथ बाहर कर सकते हो। ठीक, समझ गए बात को? और F2 मतलब सेकंड केस के लिए मैक्सिमम वैल्यू, जब आप नीचे की रफनेस को कितना मानोगे 0.3, उस केस के लिए क्या करोगे भाई? वो पूरा मेथड तो मैं आपको एक तरह से दे चुका हूं, मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। पहले तो मैं इसको जरा चेक करूं। आ, 52 फिर से ये आता है 106। प्रसन्न गुप्ता ने मुझे 106 दिया है और 91 न्यूटन दिया है सबसे पहले प्रांजल गुप्ता ने। 91 इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड केस। फॉर सेकंड केस मैं यहां पे लिख देता हूं आंसर। पहला वाला तो आपने देख ही लिया, कितना दिखाया था पहला आंसर आप लोग? 52। पहला आंसर 52। ठीक है, और तो यहां से पहला आंसर आ जाएगा 52 न्यूटन और दूसरा आंसर आ जाएगा यहां से 91 न्यूटन। अब आप करो, मैंने आंसर लिख दिए सामने। मैं चाह रहा हूं कि ये सवाल आप निकालो क्योंकि अच्छा खासा मैं आपको इसमें बता चुका हूं और कंबाइंड मोशन ही है, मतलब आपको तो दे दिया कंबाइंड मोशन, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपको तो दे दिया भाई कंबाइंड मोशन, और क्या चाहिए आपको? सिस्टम मान के खत्म कर दो सवाल यार, क्या दिक्कत है? सिस्टम मान के खत्म कर दीजिए पूरा सवाल। देखिए पॉइंट अब मैं आपको दिखाता हूं सेकंड केस के लिए। मैं सेकंड केस बना देता हूं आपके लिए अगले पेज पर। इसका सेकंड केस मैं आपके लिए बना ही देता हूं। देखिए, दिमाग में कंफ्यूजन कहीं से होना नहीं चाहिए किसी भी तरह का। ठीक, तो सेकंड केस के लिए ये जो आप मासेस लेके चल रहे हो, एक बार मैं देख लूं कितना है। 5 ऊपर 8 नीचे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 kg, 8 kg। और यहां पे देखो रफनेस तुमको नीचे दी है 0.3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ध्यान दो। ये रफनेस तुमको दी है 0.3 और ऊपर वाली रफनेस है 0.4। ठीक है, तो ऊपर वाली रफनेस हो गई तुम्हारी 0.4। अभी कुछ नहीं करना है। फोर्स तुमको कहां पे लगा रहा था? फोर्स तुमको लगा रहा था इधर F, 8 kg वाले ब्लॉक में। कोई बात नहीं, तो 8 kg वाले पे अपन लोग फोर्स दिखा देते हैं कि भाई ये लग रहा है, और ये पूछा है फॉर कंबाइंड मोशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? राइट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो सबसे पहले तुम कंबाइंड मोशन की FBD बना लो। सबसे पहले तुम कंबाइंड मोशन की FBD बना लो, बात वहीं से खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले आप कंबाइंड मोशन की FBD बना लीजिए। FBD जब आप बनाओगे तो आप सिस्टम के फॉर्म में ये चीज दिखाओगे। सिस्टम के नाम पे आप ये चीज दिखाओगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहां पे? फॉर कंबाइंड सिस्टम। फॉर कंबाइंड सिस्टम आप इक्वेशन दिखाओ। देखो, ये तुमने लगा दिया F, आप बैक साइड लगाओगे म्यू इंटू 0.3 इंटू n। तो पहले तो आप इधर n दिखा दो, इधर mg दिखा दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 13g,
और ये तुम दिखा दोगे म्यू। म्यू कौन सा, ये वाला है, तो इसको मैं म्यू डैश कर दे रहा हूं। और म्यू डैश का मतलब हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। तो इसको मैंने म्यू डैश कर दिया, म्यू डैश इंटू एन दिखाओगे। और एक्सेलरेशन के नाम पे, एक्सेलरेशन के नाम पे तुम ए दिखा देना यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, एफ माइनस म्यू डैश एन इज इक्वल टू टोटल मास यानी 13a। तो आप इक्वेशन के नाम पे दिखाओगे एफ माइनस म्यू डैश एन इज इक्वल टू 13a, ठीक है। तो ये आप लिखोगे एफ माइनस म्यू डैश कितना, 0.3, n यानी कि 13g। तो ये हो गया तुम्हारा 13g इज इक्वल टू 13a। तो ये तुम्हारा आ जाएगा f माइनस 39 इज इक्वल टू 13a। तो a इज इक्वल टू f माइनस 39/13। ठीक बच्चों, ये आ गया तुम्हारे पास में। अब क्या करोगे बता, अब क्या करोगे, अब ऊपर वाले ब्लॉक का नंबर आ गया, समझ गए। अब क्या करोगे, अब ऊपर वाले ब्लॉक का नंबर आ गया, क्या लिखोगे भाई, बोलो क्या लिखोगे। अब ऊपर वाले ब्लॉक से जो भी फ्रिक्शन आया था, देखो ऊपर वाले ब्लॉक से मैंने क्या आपको समझाया था, जो भी फ्रिक्शन आया था, ये दिखाया था आपको फ्रिक्शन ऐसे, है ना। तो ये एफ आर है इसका, देखो पीछे वाली फिगर में आओ, ये देखो ये दिखाया था F1 याद आया। तो ये F1 अब मैं दिखाने जा रहा हूं। तो ये आया तुम्हारा वही F1 और ये आ गया उसी का रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन में चाहे किसी को कुछ भी कह लो। इस बार क्या लगा था, वैसे मैंने कहा था इसको पकड़ लेना, आगे खींचोगे तो यहाँ लगेगा, इसका रिएक्शन यहाँ डेवलप हो जाएगा और ये रिएक्शन इसको आगे ले जाएगा। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, F1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स A, समझ गए ना। F1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स A। तो मैं लिख रहा हूं अगली इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगा बाय FVD ऑफ 5 kg। 5 kg के FVD सिंपल है, मैं बनाऊंगा नहीं, तो आप लिखोगे F1 इज इक्वल टू सिंपली 5A। अभी F1 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। F1 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है। कितनी निकाली थी हम लोगों ने, पीछे कहीं सॉल्व किया था, 20। मैक्स वैल्यू देखो कितनी है, 20। F मैक्सिमम चाहिए था ना, तो F1 भी तो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स F माइनस 39 डिवाइड बाय 13। तो यहां से लोगों ने मुझे F दिया है निकाल के 91 न्यूटन। यहां से F निकाल के दिया है 91 न्यूटन, ठीक। तो बच्चों आज मैं 2 ब्लॉक सिस्टम ही करा पाया, हालांकि मैं सोच के आया था कि मैं 3 ब्लॉक सिस्टम आपको करवाऊंगा, बट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे साथ भी समय की, तो मैं नहीं दे सकता ज़्यादा टाइम आज। तो आज 2 ब्लॉक सिस्टम मैंने आपको कराया है, ठीक है। और सुनो, 2 ब्लॉक सिस्टम में एक केस मैं वो भी लेके आऊँगा। अभी क्या किया था मैंने आपको कि या तो ऊपर फोर्स लगा रहे हो या नीचे फोर्स लगा रहे हो। तो जब मैं आपके सामने 3 ब्लॉक लाऊंगा, नहीं अभी 2 ब्लॉक पे ही एक चीज़ और, कि अभी मैंने जो आपको बताया या तो फोर्स ऊपर लगा या नीचे लगा। अभी एक केस कराऊंगा कि ऊपर भी लग रहा है फोर्स और नीचे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ऊपर भी फोर्स लग रहा है और नीचे भी फोर्स लग रहा है, और अलग अलग फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। एक वो भी केस कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में 3 ब्लॉक केस भी हो जाएंगे। तो अगली क्लास इससे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होगी, मतलब इससे थोड़ा सा कठिन चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास मिस मत करिएगा, यानी कि वेडनेसडे शाम 6 बजे मिस मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, खुद से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट वगैरह, अच्छा सबसे पहले बताओ, जो मैंने दोनों केस करे हैं ये आप सबको आ गया समझ में? सारे लोग समझ गए क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे हुआ क्या हुआ? ये सवाल दोबारा तो नहीं बताना है,
ये सवाल अगर किसी को ज़रूरत हो कि सर दोबारा से एक बार बता दीजिए तो मुझे कह दीजिए, आप वेरी फ्रैंकली कह दीजिए, संकोच बिल्कुल भी ना करें कृपया। और नहीं तो फिर मेरा वही पुराना सवाल कि आज की तारीख में जितना आपको मैंने पढ़ाया बच्चों समझ में आ गया, एक एक शब्द जो मैंने बोला आज आपकी क्लास में आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअली। हाँ, मैं असाइनमेंट दूंगा आपको इसके, मैं निकाल रहा हूं लगातार क्वेश्चन, मैं असाइनमेंट निकालूंगा। सार्थक साहू, सर in a VD of 5 kg why do we not consider friction constant? है किया तो अबे ये 4 के 0.4 लिया तो है, 5 kg के VD में F1 लिया तो है, 20 तभी तो आया, 5G into 0.4। और किसी का कोई डाउट? एक मिनट मैं देख लूं। अच्छा, वेडनेसडे आज ही है। अरे हाँ यार, आज मेरा दिमाग एक्चुअली थोड़ा सा कहीं और लगा हुआ है ना। इसका असाइनमेंट मैं दे दूंगा। और किसी को कोई डाउट नहीं? तो बच्चों एक बार टू बी वेरी फ्रैंकली बता दीजिए, आज जितना समझ पढ़ाया है मैंने आपको समझ में आ गया पूरा? और स्क्रीनशॉट चलो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? तो चलिए फिर अब विदा लेते हैं। फ्राइडे मुलाकात होगी हमारी आपकी, याद रखना, मिस मत करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपका, मिस मत करना किसी भी सूरत में, ठीक है? ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।